स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इससे पहले मॉक राउंड 1 और मॉक राउंड 2 उन दोनों सीरीज़ को मैंने पूरा किया। मॉक राउंड 1 में मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए थे और मॉक राउंड 2 में भी मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए थे। आज यहाँ पे मॉक राउंड 3 अब मेरा स्टार्ट हो चुका है कि ये तीसरा राउंड है। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के पैटर्न कुछ थोड़ा चेंज हुए थे, तो मैंने इनको मतलब अपने मॉक टेस्ट को, भाई देखो टेस्ट देना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करोगे तो देखो, पढ़ाई अगर लोड लेके पढ़ाई करोगे तो नहीं हो पाएगी। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करोगे तो होगी। बस चिल मार के पढ़ाई करो, परेशान नहीं होना यार कि यार अब तो कम बचे हैं टाइम, क्या करने के, बस नहीं, चिल होकर के मस्त तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया सिलेक्शन होगा आप सभी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मॉक राउंड 3 बना दिया। अब ये देखो, अब ऐसे नाम रख ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉक राउंड थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले मॉक राउंड 1 दिया था। मॉक राउंड 1 में मैंने 5 मॉक दिए, और मॉक राउंड 2 में मैंने कितने मॉक दिए थे भैया, आप लोग अगर प्रॉपर देख रहे होगे तो 5 मॉक दिए थे। तो मैंने टोटल फुल लेंथ कितने हो गए, 10 फुल लेंथ हो गए। मॉक राउंड 5 के अंदर जो मेरे मैक्सिमम मार्क गए थे, तो वो नियर अबाउट 116 के आसपास ये गए थे। और मॉक राउंड 2 में जो है 122 मैक्सिमम मार्क गए थे। ठीक है, तो ये स्टार्ट कितने से हुए थे, 99 नंबर से स्टार्ट हुए थे, 116 तक आए थे, 122 तक गया था, 123 तक नंबर गया था मॉक राउंड 1 और 2 मिला करके। अभी हम मॉक राउंड 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉक राउंड 3 में आज मैंने पहला मॉक दिया है। इस मॉक राउंड 3 का जो पहला मॉक है, इसमें देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं, और इसमें हम कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को प्रॉपर आराम से बैठ के क्लास देखनी है और परेशान नहीं होना है। आप सभी भी मॉक दे रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट टाइम में नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मॉक देते रहना है, अपनी स्पीड को बनाए रखना है, और थोड़ा जो है रात में ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सुबह के टाइम जिस भाई लोग का एग्ज़ाम होगा तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी जिसका सेकंड टाइम थर्ड टाइम है, आराम से चिल मार के रात में करो चाहे दिन में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका मॉर्निंग के सीज़न में टाइम है, तो अपनी थोड़ा दिनचर्या को संभाल ले, सुधार ले, ताकि उसको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो भैया जो मॉक राउंड 3 हमने स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ देखते हैं टेस्ट नंबर 11। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना कि ज़्यादा गलती ना होने दें, ज़्यादा गलत ना होने दें क्वेश्चनों को। इससे क्या होगा कि अगर मान लो ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, तो मान लो अगर आपने 122 नंबर का पॉजिटिव मार्क सही कर लिया, लेकिन आपने कम से कम 30 नंबर इसमें गलत ही कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 7 नंबर कट जाएगा, 115 के नियर अबाउट आपका नंबर बनेगा। तो मतलब ऐसा करिए कि अब इस लास्ट टाइम में क्या कि ज़्यादा गलती ना होने दें। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं, क्या बात हम कहने वाली भी आपको समझ में आएगा आगे। जैसे कि मॉक राउंड 3 का ये मेरा पहला मॉक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस मॉक में भैया देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि इस मॉक के अंदर जो है 101 नंबर आए हैं। पहला मॉक था, और ये मॉक राउंड 1 का है, मॉक राउंड 3 का मॉक है, तो इसमें 101 है, 101.8 नाम मार्क्स है 200 में से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रीजनिंग में 38 नंबर, और जीएस में आपका 19 नंबर, और टेक्निकल में आपका 44 नंबर। तो इस तरीके से इसकी जो कट ऑफ रही है, तो 104 नंबर की कट ऑफ रही थी, 104, 101 नंबर हमारे यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखना है भैया कि 44 नंबर इसमें आया, टोटल आर ओवर कितना, 101.8 नंबर आया है। ये मॉक नंबर 1 की बात हो रही है, मॉक नंबर राउंड नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो हमने टोटल जो सही किया था रीजनिंग के अंदर, हमने 39 क्वेश्चन करेक्ट किया था। कितना किया था भैया, 39 क्वेश्चन हमने करेक्ट किया था, लेकिन 4 जो है हमारा गलत हो गया था। तो उसमें से 7 जो है अनअटेम्प्ट थे। अभी हम आपको बताएंगे कौन हमने अटेम्प्ट किया, जो हमारा गलत हुआ है, कौन हमने जो छोड़ा था, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरी देखिएगा, तब काफ़ी मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 11 नंबर मॉक का यहाँ पे कुछ रीजनिंग के बारे में था। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में क्या करना है, अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं उनको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन उन टाइप के लगा डालिए। ठीक है, उनको खूब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। अब यहाँ देखिए भैया, यहाँ पे क्या करना है, अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस के अंदर हमने जो है 22 क्वेश्चन करेक्ट किया था, लेकिन इनकरेक्ट कितना होगा, 11 हो गया। तो आप देख रहे होंगे 11 हमारा इसमें गलत हुआ, 4 वहाँ गलत हुआ था, 15 क्वेश्चन क्या गलत हो गया, और 15 क्वेश्चन गलत मतलब 1/4, 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग क्या नेगेटिव में चले गए। तो 3 नंबर नेगेटिव, इसको भी हमको बहुत कम करना है। ये तो 15 मान लो है, लेकिन 15 को भी हमको कम करना है क्वेश्चन का, ताकि ज़्यादा ज़्यादा निगेटिव ना होना पाए। अब ये लास्ट के जो है हमारे
मॉक टेस्ट है, इसको इसी तरह करेंगे कि इसमें हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने देंगे, कम से कम कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे 11 गलत हुआ, यहाँ पे कितना 4, टोटल मतलब 9 टेक के अंदर टोटल 15 गलत हुआ है, मतलब ठीक है। आगे देखते हैं टेक्निकल में, टेक्निकल में ज़्यादा गलत हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गलती होती है टेक्निकल के अंदर। 20 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए, 22 क्वेश्चन गलत हुए, करेक्ट कितना था 50। हमने जो है 100 में से अटैम्प्ट में से 50 हमने सही किया था, 22 क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब टोटल अटैम्प्ट 72 अटैम्प्ट हुआ, 72 में 22 गलत हो गया। अब 22 जो गलत हुआ है, 22 से कितने नंबर डिक्रीज हो गया, 4 पंचे 20, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है ना, 4 पंचे 20, मतलब 5.5 और 5.5 ये और 3 वहाँ पे 8, मतलब 10.5 नंबर घट गया। ये 10 नंबर अगर घटाना होता तो ये नंबर कितना हमारा आता, ये नंबर जो 101 है, 101.8 है, ये 10, इसमें जो है आप जब आप 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 111, मतलब 111 समथिंग 112 नंबर आपका आता। तो आपको भी अपने इसी तरीके से क्या करना है, टेस्ट में जो नंबर ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं इन पर ध्यान दीजिए, तुक्का मत मतलब लगाइए, तुक्का लगाने कोई मतलब नहीं है आपको। जो जैसे भाई देखो जीएस में हमारा 11 गलत है, तो जीएस में कोई चांस ही नहीं है तुक्का मारने का। अगर आपको पता है कि अगर आपको कोई चीज़ मतलब जैसे पता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो उसका आंसर वही होगा भाई। अगर आपसे मतलब पूछें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब 31 जनवरी 31 मई को मनाया जाता है, तो ये तो फिक्स 31 मई है। अगर आपको नहीं पता है 30 मई काहे लगा के आओगे, तो काहे निगेटिव मार्क नंबर दे रहे हो। तो आपको जीएस में तो बिल्कुल नहीं गलत होने देना है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। अब जहाँ आप 100 ही अटैम्प्ट ही कर पा रहे हो तो भाई वहाँ तो करना ही पड़ेगा, वो तो अलग कंडीशन है। लेकिन आप 150 160 अगर 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, तो 10 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन मार दो, लेकिन यह इतना निगेटिव नहीं आने देना है, ताकि निगेटिव से बहुत बचना है। नेगेटिव आपका बहुत इफेक्ट करेगा, इस बात को बड़ो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब भैया देखो यहाँ पे जो है, इसमें जो है मैक्सिमम मार्क इन्होंने सुभाष भाई साहब ने उठाया है, 200 में 150 नंबर इन्होंने उठाया है, और नंदन भाई साहब ने 147, और यहाँ पे कोई एक आईडी है जो 147 नंबर मैक्सिमम, मतलब इस 200 में कितना गया है, तो 200 में 150 नंबर मैक्सिमम गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप लोग, तो ये है कंपटीशन। ठीक, तो इस सब को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस तरीके से हमने अटैम्प्ट किया था। तो ये हमारे रैंक के, तो ये हमारे टोटल अटैम्प्ट वाले हैं, और ये हमारे टोटल रैंक वाले हैं। तो ये हमारे अटैम्प्ट वाले हैं और ये हमारे रैंक वाले हैं। तो अब देखोगे आप जो है 22 ये रैंक हुआ, और 11 उसमें, और 4, तो कितना हो, 11 4 15, और 22 और 15 कितना होगा, 5 2 7 37 क्वेश्चन, और 37 क्वेश्चन मतलब समझ लो 10 नंबर का घाटा। भैया इतना नेगेटिव नहीं आने देना चाहिए, इतना मतलब 10-5 नेगेटिव चला जाए, 2-3 नंबर का नेगेटिव चला जाए, कोई दिक्कत, 10 मतलब 10 क्वेश्चन गलत हो जाए तो मतलब 2 नेगेटिव हो गया, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होने देना चाहिए, होना है। तो अब ये बचे हुए दिनों में नेगेटिव पे ही काम करना है आपको। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नेगेटिव पे ज़रूर काम करें। कुछ क्वेश्चन है, चलो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा बता देते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है। जैसे कि मान लो सीटिंग अरेंजमेंट का है, लोग इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं भाई, काहे छोड़ना, हमको पूरा करके आना है। ये चलो देखो, जैसे भी अगर आपका भाई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, मतलब अगर सीटिंग अरेंजमेंट से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना होगा, चलो थोड़ा बता देते हैं आपको कैसे करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन देखें, तो आपको क्या करना, 2 फिगर बनाना है, एक एक गोला ये बनाना है, एक गोला ऐसे बना लेना है। ठीक है, और एक गोला ऐसे, 2 गोला आपको बनाना है। ठीक, कितने गोला बनाना, 2 गोला आपको बनाना है। अब 2 गोला आपने बना लिया, अब क्या करना होगा, पहले पढ़ो कि भोजन अवकाश के दौरान क्या हुआ, भोजन के अवकाश के दौरान 8 सहकर्मी अर्थात ABCDEFGH कितने हैं, 8 हैं। तो 8 आपने वहाँ पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है कि 8 लोगों को पहले यहाँ बैठा दो, 1 2 3 4, 1 2 मतलब 2 फिगर साथ में लेके चलना पड़ेगा, 3 4। अभी बता रहे हैं 2 फिगर बनाने की, क्या मतलब 2 फिगर पे काम करना होगा, तब जाके सीटिंग अरेंजमेंट तुरंत सटीक बन जाता है। 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब क्या करना है भैया, अब पढ़ो, कह रहा है कि 8 व्यक्त हो गए, समान दूरी पर केंद्र के सम्मुख बैठे, मतलब इन सब का फेस किधर है, अंदर की ओर है, सबका मुख किधर है, अंदर की ओर, सबका मुख जो है अंदर की ओर है। सब लोग भैया कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर ही सब लोग आपका देख रहे हैं। पहला कह रहा है कि बी जी और डी, ये जो बी है और जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो मान लो अगर हम बी को यहाँ बैठा दें, और बी जी और डी दोनों का, मतलब एक कंडीशन में जी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, तो इस देखो पहली कंडीशन का बी जो है जी और डी का, तो भाई बी जो है जी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो ये भी तो हो सकता है कि बी यहाँ बैठ जाए और जी यहाँ बैठ जाए और डी यहाँ बैठ जाए,
तो ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है। इस केस में तो हम लोग इस केस में तो कह सकते हैं कि बी जो है आपका जी और डी का निकटतम पड़ोसी है। तो इसीलिए आपको दो फिगर लेके चलनी पड़ती है। दो फिगर जब भी लेके आप चलोगे तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अभी देखना, आगे कह रहा है कि सी जो है ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो सी है ए और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो सी के बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं, सी के बारे में कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हो रहा है ना। सी जो है ए और जी दोनों का है, तो अगर हम लोग सी अगर ए और जी का निकटतम पड़ोसी बनेगा तो सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी जब यहाँ पे आएगा तभी तो जी का निकटतम पड़ोसी बनेगा और ए यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अगर इस केस में देखोगे तो सी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा और जो है आपका और जो ए है यहाँ बैठेगा। दो दो फिगर लेके चलना है। अभी आपको दिखाएंगे क्या फ़ायदा होता है दो फिगर का। ठीक है, अभी मज़ा आएगा आपको दो फिगर का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे भैया आपका जो है सी बैठ जाएगा, यहाँ सी बैठ गया, यहाँ आपका ए बैठ गया और इस कंडीशन में यहाँ सी बैठ गया, यहाँ ए बैठ गया। इतना हो गया, आगे पढ़ो। एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच बी के बाएं से तीसरे, ये आपका बी है। अब बी का फेस इधर का और है, तो इधर क्या होगा इसका बायां होगा, इधर क्या होगा इसका दायां होगा। तो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो देखो एक स्थान, दो स्थान, तीसरे स्थान पर, तो यहाँ तो ए आ रहा है। तो ये कह रहा है कि एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो क्या इस कंडीशन में आपका एच बी यहाँ पे बैठ पाएगा, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं बैठ पाएगा। तो आपको इसको गलत काट देना पड़ेगा। अब आगे देखो यहाँ बैठ पाएगा, ये आपका बी है, बी का फेस अंदर की ओर है, बायां इधर पड़ेगा, दाएं इधर पड़ेगा। तो तीसरे स्थान पर जाओ, पहले स्थान पर तो डी हो गया, दूसरा स्थान खाली है, तीसरा स्थान भी यहाँ पे खाली है, तो यहाँ आपको एच बैठा देना पड़ेगा। देखा आपने कमाल। तो इस प्रकार से दो फिगर बनाने से ये फ़ायदा होता है। एक आपका ऑटोमेटिक कट गया, लेकिन ये फिगर अभी आगे बढ़ रही है, तो इसको लेके चलो आगे। आगे कह रहा है कि ई आपका जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए कहाँ बैठा, ए यहाँ बैठा है। ए के बगैर खाली जगह यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे खाली जगह पे ई नहीं आएगा, क्योंकि कह रखा है कि ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई कहाँ बैठेगा, इस वाली खाली स्थान में बैठ जाएगा, तो यहाँ आपका ई बैठ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो ई अगर यहाँ बैठा है, ध्यान से देखना, यही हमारी गलती क्या हुई थी, हमने सही तो कर दिया लेकिन ई का फेस अंदर की ओर है, तो ई के लिए इधर बायां होगा, इधर क्या होगा दायां होगा। तो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर, दायां जा रहा है ना, इधर आना पड़ेगा। तो डी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका बी हो गया, तीसरे स्थान पर क्या होगा जी हो गया। और तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, जी बैठा है। देखो जी यहाँ बैठा है, जी अगर करेक्ट आंसर होगा। जी इसमें सही भी था, हमने क्या ए लगा, हमने ए क्या पढ़ लिया था, हम सबको से सही बना दिए। लेकिन हमने क्या किया, जब कहाँ ई के दाएं से दाएं इधर चले गए, कहाँ पे एक दो तीन, यहाँ ए के पास आ गए, हमने ए लगा दिया टिक, तो ए हमारा गलत हो गया और जी इसका सही आंसर था। तो आपने देखा किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट को स्टेप बाय, मतलब कोई भी चीज़ टफ नहीं है रीजनिंग में भाई, बस आपको तरीका और आपका करने का पैटर्न पता होना चाहिए। आप आसानी से किसी भी चीज़ को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप सभी को। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या भैया, दिशा निर्देश का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये भी हमने गलत कर दिया था। चलो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन, क्या ऐसी बहुत बड़ी बात इसने कह दी। देखो इसमें कह रहा है कि समीर उत्तर की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। मैं मान लो उत्तर की ओर, यहाँ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ये जाता है उधर की ओर, कितना जाता है 20 मीटर यहाँ चलता है। समीर उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, ये हो गया 20 मीटर। अब कह रहा है कि उसके बाद में दाईं ओर, अच्छा देखना, अगर ये कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उत्तर की ओर फेस कर रखा है, तो इस साइड उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर आपका क्या होगा, राइट होगा। तो अब देखो जब ऊपर की ओर जा रहा होगा तो लेफ्ट इधर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा लेफ्ट, और राइट इधर साइड पड़ेगा। तो उसके बाद में कह रहा है कि उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर, दाईं मोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, दाईं मोड़ने का मतलब हो जाएगा कि दाईं ओर इधर मुड़ेगा। कितना चलेगा दाईं मुड़कर, 30 मीटर चलता। तो मतलब यहाँ से वो चला कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, कितना चला 30 मीटर चल दिया। आगे देखो, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर, अगर इसका फेस अब उत्तर पूरब की साइड में है तो उसका दाईं उधर क्या दाईं ओर नीचे पड़ेगा, और उधर कितना चलेगा 35 मीटर चलेगा। यहाँ तक तो आएगा कितना 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जब नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 15 और जाएगा, मतलब 15 ये चलेगा और 20 ये चलेगा, तो कितना टोटल हो जाएगा 35 मीटर। टोटल 35 मीटर कहीं भी है। आगे देखो, अब वो बाईं ओर मुड़कर, मतलब अब जब यहाँ पहुँच गया है, उसका फिर दक्षिण की ओर है, तो अब नीचे की ओर आ रहा है, तो राइट किधर हो जाएगा, अब राइट उस साइड हो जाएगा, मतलब राइट जो इधर हो रहा था अब राइट इस साइड होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो कह रहा है कि अब वो बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा भैया, इस साइड जाएगा, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब 15 मीटर इधर चलेगा। ठीक है, अब 15 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर, अगर ये अब इसका फेस जो है अगर वो पूरब साइड में है, इसका बाईं ओर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा बाईं ओर, तो यहाँ पहुँच जाएगा।
यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब ये भाई साहब जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, यहाँ ये पहुँच गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वह अपनी मूल स्थिति से, मूल स्थिति कहाँ थी इनकी, मूल स्थिति ये थी, और मूल स्थिति से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो यहाँ पे इस समय पहुँचे हुए हैं, मूल स्थिति इनकी ये है। तो आप दिशा जब यहाँ बनाओगे तो ऊपर क्या पड़ेगा, नॉर्थ, नीचे क्या होगा, साउथ, यहाँ क्या पड़ेगा, ईस्ट, यहाँ क्या पड़ेगा, वेस्ट। तो ईस्ट किधर पड़ेगा, देखो ईस्ट के साइड में पड़ेंगे ना। तो पहली बात तो इनका जो उत्तर होगा पूरब होगा। तो ये दोनों ऐसे कट गया, हमने पश्चिम लगा दिया, पता नहीं क्या सोच करके। पश्चिम गलत है, पूरब में पड़ रहा है, पूरब होगा। पूरब में से या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन अब देखो जोड़ लो, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये 30 मीटर है, और यहाँ से कितना चलेगी ये भाई साहब, यहाँ से कितने चले हैं आपका, ये देखो 15 चले हुए हैं। तो 30 ये और 15 ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको बतानी है। तो 30 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 मीटर ना। तो 45 मीटर देखो पूरब, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न में पूरब। तो दिशा और निर्देश में बस ध्यान से पढ़ना है, बाएं दाएं यही देखना है, बाकी कुछ नहीं होता दिशा निर्देश में। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका एनोलॉजी से था, जो कि आपको बहुत ही कह दीजिए थोड़ा बेसिक जानकारी के ऊपर था ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सिंगापुर एशिया, मतलब जो सिंगापुर है वो आपका एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में। तो डेनमार्क किस में आएगा भैया, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका कट होगा, हमने अफ्रीका लगाया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन फुटबॉल मतलब हॉकी खेलों से संबंधित है कि हॉकी का संबंध किससे है। तो हॉकी का संबंध किससे है भैया, फुल बैग से है। हॉकी जो शब्द फुल बैग यूज होता है आपका हॉकी में जो होता है, जैसे क्रिकेट में एक शब्द होता है गली यूज होता है, हमने कॉर्नर बैग लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता कॉर्नर बैग जैसा। जो हॉकी फुल बैग होता है वो हॉकी में यूज होता है, और क्रिकेट की शब्दावली आपकी ये है। तो भैया कुछ भी पूछ सकता है एनालॉजी में, एनालॉजी की बहुत ही वो होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अब जीएस के कुछ क्वेश्चन है। जीएस के क्वेश्चन कंप्यूटर, देखो भैया कंप्यूटर भी आपको परेशान नहीं होना, कंप्यूटर के 102 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जितना अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा हो तो उसको देख लीजिए, या तो हो सकता है आपके पास कोई नोट्स वगैरह वहाँ देख लीजिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना करके जाओगे। देखो देखो इस क्वेश्चन को 14% लोगों ने सही किया है। तो देखो इसमें क्या है, मदरबोर्ड पर घटक में शामिल, मदरबोर्ड पे आपका सीमोस बैटरी भी होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है, प्रोसेसर चिप भी, लेकिन ग्राफिक कार्ड नहीं होता मदरबोर्ड के ऊपर, ग्राफिक कार्ड नहीं होता। यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन शामिल नहीं मदरबोर्ड के ऊपर, तो ग्राफिक कार्ड नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका कट होगा, हमने BIOS लगा, BIOS स्थित होता है। 14% लोगों ने इसको सही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन, अगला है पॉलिटी संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसमें आपका जो है मैथिली भी है भैया, आपकी मणिपुरी भी है, दोनों भाषाएं हैं, मैथिली भी है और मणिपुरी। तो मैथिली भी होगी, मणिपुरी भी। ऑप्शन नंबर 1 और दोनों, हमने सोचा था केवल मैथिली। मतलब ये जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो दिमाग में ये चल रहा था कि जो आपका सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, फिर आपको बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली ये सब जोड़ा गया था। तो हमने कहा मणिपुरी तो वहाँ जोड़ी नहीं गई थी। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन को जो है आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, कम से कम एक बार में अगर नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो तब उसका आंसर दो। क्योंकि भैया एक बार आपने गलती कर दी, दोबारा एक बार हाथ से फेंका गया ढेला दोबारा वापस नहीं आता है। ये क्वेश्चन है आपकी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित राजकोषीय नीतियों में से किसे अपनाया है। तो अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो क्या करों की दर को कम करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करना, बिल्कुल गलत बात है। सरकारी खर्च बढ़ाना, गलत बात है। करों की दर बढ़ा दीजिए, जो आप टैक्स होता है उसकी टैक्स के ऊपर को दर को रेट बढ़ा दीजिए, आराम से मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस 2 नदी के संगम से निकलती है। तो आपको बताना है कि जो उत्तर भारत की चिनाब नदी है निम्नलिखित में से किस 2 नदी के संगम से निकलती है। तो चंद्रा और भागा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रा और भागा से निकलती है। ठीक है, ठीक है। चिनाब नदी के ऊपर आपका ध्यान रखना, बगली हार, पकड़ डोम, सतलुज नदी, सब सारी परियोजना यहीं पर चिनाब नदी के ऊपर आपका जम्मू कश्मीर के अंदर यहीं पे जो सबसे बड़ा रेलवे जो ब्रिज बना हुआ है यहीं तो चिनाब नदी के ऊपर स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, एक क्वेश्चन और है कि फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क या सिस्टम में किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो भैया अनाधिकृत जो हमला होता है फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, डेटा संदेश हमला नहीं, आग का हमला नहीं, वायरस का हमला नहीं। तो ये आपका अनाधिकृत जो हमला होता है उसके लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। यह भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी जेट इंजन। जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है भैया, देखो ये जेट इंजन जो आपका होता है रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है, त्वरण के संरक्षण पर नहीं काम करता, वृत्तीय गति नहीं, वेग नहीं, रैखिक संवेग के संरक्षण पे आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की ओर से बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड के अंदर जो आपका हुआ बकिंघम
महारानी एलिजाबेथ का भी हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक है। द्वितीय, अंतिम संस्कार में कौन गया था? हमने सोचा विदेश मंत्री गए होंगे, लेकिन विदेश मंत्री नहीं गए थे। द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, जो कि आपकी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आपके क्या है, प्रेसिडेंट है। भैया एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ये चुनी हुई है, तो प्रेसिडेंट से जितनी भी चीज़ें होती बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। सबसे पहली बात उन्हें याद रखना, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इनसे संबंधित जितने आर्टिकल होते हैं, जैसे कि अगर आप पूछें कि आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, आर्टिकल 52 आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में कहा गया संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। 54 का अनुसार कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 55 में कहा गया कि उसके के लिए निर्वाचक मंडल रखा जाएगा। 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 57 में कहा गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होगी। 58 में क्या होगा, उनकी योग्यताएं और अर्हताएं क्या होंगी। 59 में शर्तों के रखा गया है। 60 में क्या होगा, आपका शपथ और प्रतिज्ञान शपथ कौन दिलाता है, तो आपके जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि इस समय वर्तमान में आपके DY चंद्रचूड़ हैं, उस समय वही आपको शपथ दिलाते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है। 61 में क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया, उसको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर आपका एक होता है 72 में क्या है, राष्ट्रपति के जो क्षमतान की शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आपसे। हाल ही में लॉन्च किए गए आपका जो पोएम मिशन में इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? भैया जो प्रक्षेपण यान उपयोग किया था PSLV था, GSLV नहीं था, PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसरो का जो हेडक्वार्टर, इसरो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 की स्थापना हुई थी। ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इसके जो वर्तमान में हेड हैं कौन है, तो S सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं इसरो से। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसरो में जो है आपके इसरो के ही जो अभी 14 फरवरी सन 2022 को, मतलब साल 2022 का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ES-04 को PSLV C-52CC ने भेजा था, और सिंगापुर की 3 सैटेलाइट को इसने ही भेजा था। तो ये सब चीज़ें इनको भी बिल्कुल मतलब इसरो संबंधी सारी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुझा चूना को उत्पादन, देखो ये देखो, अब ये देखो भैया, ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था। कह रहा था कि बुझा चूना को उत्पादन करने के लिए, हमने इतना पढ़ा बुझा चूना, बस हम जाना कि इसमें क्या पूछा है, कि फार्मूला पूछा, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन सॉरी, क्वेश्चन पूछा है कि बुझा चूना का उत्पादन करने के लिए जल के साथ कौन तीव्रता से क्रिया करता है? भैया Ca ही तो होता है, जबकि आपका जब H2O से क्रिया करता है तो आपका जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, आपका बुझा चूना होता है, या आपका बिन बुझा चूना होता है, अनबुझा चूना यही होता है। तो ये H2O से तब से ये बनता है आपका। ठीक है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सारी गलतियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भैया मालदीव है, नेपाल नहीं है, मालदीव है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और मालदीव के विदेश मंत्री, आपने सुना होगा, मालदीव के जो विदेश मंत्री थे अब्दुल्ला शाहिद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 76वें सत्र के वो बने थे अध्यक्ष, लेकिन अभी हट गए हैं। 17वां सत्र वहाँ पे लागू हो चुका है, अब नए बन गए हैं, कायरो सोकाबो करके हैं, वो नए बने हैं। नेपाल आपको पता है। बांग्लादेश राजधानी क्या है, ढाका है, करेंसी यहाँ टका चलती है। अफगानिस्तान आप लोग जानते ही हैं, अपने पास पड़ोस में है। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, शायद 109 किलोमीटर की, बहुत कम लगती है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा किस लगती है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है इंडिया की, सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर, शायद इतनी ही लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। नेपाल के साथ एक्सरसाइज होती है, कौन सी होती है बताओ, कोई बताए नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज भी आपको जरूर याद करके जाना। नेपाल के साथ में होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज, कौन होती है, सूर्य किरण होती है। मालदीव के साथ में कौन होती है, इकोब्रिन आपकी मालदीव के साथ में होती है। बांग्लादेश के साथ कौन सी, संप्रीति होती है या बोंगो सांगर होती है। ठीक है। तो ये सब आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी भारत की निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो जो बेतवा नदी है भारत की निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो ये आपकी यमुना नदी तंत्र की सहायक नदी है, ताप्ती नदी की नहीं है भैया, यमुना नदी तंत्र की सहायक नदी है। SSC के अंदर एक क्वेश्चन नदियों से जरूर आता है, कि नदियों के किनारे या तो बसे नगर पूछ लें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी कहाँ मिलती हैं, तो नदियों से 1-2 क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। तो अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो जहाँ नदियों के बारे में, तो एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये SSC का प्रिय टॉपिक है। वो नदियों से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ के मिलते हैं। हमें पूछ ले कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं बिहार के अंदर, वहाँ पे जो भी आपका आगे है, ब्रह्मपुत्र को कौन सी नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप है। तो मतलब ये नदियों के ऊपर एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो, देखो प्रॉपर वीडियो देखोगे बहुत टाइम लगेगा, अगर आपको नोट्स वगैरह हो तो उस पर ज़रा गौर फरमा लेना इन टॉपिक के ऊपर। बाकी ये सब आपके क्वेश्चन थे।
हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और आप लोग भी मॉक टेस्ट देते रहें, अपने रिदम को बनाए रखें और लास्ट मोमेंट में बिल्कुल परेशान ना हो। अपना ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर नींद लें। और कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे सिविल ज्ञान बाय अदनान टेलीग्राम चैनल पे हमको संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन होगा। अगर भाई पूरे 5-6 महीने आपने मेहनत की है तो आपका भी सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, आप ही का सिलेक्शन होगा। बस इस पॉजिटिविटी में रहिए, अपने अंदर कोई भी निगेटिविटी मत लाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, खाइए पिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल फिर एक नए मौके के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।